हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर एजुकेटर बूस्टर पर। और भूगोल की जो कक्षा हम लोगों की चल रही थी, ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर, वो कक्षा को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण चैप्टर्स को देखा, जैसे कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी है, महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं कौन कौन सी है, कौन कौन से जोन बनते हैं हमारे अर्थ पे, कटिबंध बनते हैं हमारे अर्थ पे, ठीक है। इन सभी चीजों को हम लोगों ने बखूबी देखा, समय निकालना भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। फिर हम लोगों ने यह भी देखा कि किस प्रकार से पृथ्वी जो घूम रही है और उसके कारण सूर्य के प्रकाश के वजह से किस प्रकार से सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, और समय किस तरीके से आगे बढ़ती है, गति करती है। इन सभी चीजों को हम लोग डिटेल में देखे हैं। तो आज इसी क्रम में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आपको के लिए लेके आया हूं, वो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, आज हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को देखेंगे, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। क्या? इंटरनेशनल डेट लाइन, ओके, IDL इसको कहते हैं, डेट इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। और हिंदी में इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जैसे मैं ये कहता हूं कि मैं आज डिटेल में इसको बताने वाला हूं, तो बहुत सारे जगह आप पढ़िएगा, बुक में पढ़िएगा या किसी भी अन्य आप सोर्सों को देखिएगा, उससे पढ़िएगा, समझिएगा, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हुआ, केवल एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन घट जाता है, इस तरीके की बातें होती हैं। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको पूरा बात समझ में यहाँ पे आ जाए, ठीक। ये तभी सार्थक होगा जब आप मेरे साथ बिल्कुल ध्यान देंगे बोर्ड पे और कई बार इस वीडियो को देखेंगे, साथ ही साथ अपना नोट्स बनाएंगे। आइए देखिए, ठीक है, और इसको विजुअलाइज कीजिए, रटिए मत, विजुअलाइज कीजिए। अब देखिए, तो मैं आप लोगों को बहुत पहले से ही एक बात बताता आया हूं और एक बार मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूं मात्र 2 मिनट का, कि ये हो गया क्या, GMT, ओके, ग्रीनविच मीन टाइम, हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है, जो कि ग्रीनविच शहर से गुजर रहा है। लंदन के एक छोटे से शहर है ग्रीनविच शहर है, वहां से गुजरता है, ठीक है। वहां पर रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, तो वही जहां पर बना हुआ है उसी वहीं से गुजरती है ये, ठीक है। तो अब देखिए, यहां पर ये विश्व का मानक समय है। इसका मतलब मैंने पहले बताया था कि मानक समय का मतलब है कि 12 बजे दोपहर को यह एक ऐसा समय है जिस वक्त सूर्य के द्वारा किसी भी वस्तु की, निर्जीव हो या सजीव हो, सभी की जो परछाई है, जैसे मैं ही खड़ा हूं, तो जस्ट 12 बजे मेरी परछाई की लंबाई क्या होगी, बिल्कुल कम होगी, लंबाई नहीं बनेगी। तो इस वक्त यह पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। तो 12 बजे का समय वो था जिस वक्त यहां पर 12 बजने के बाद मान लिया गया कि अब पूरे विश्व का जो समय होगा इस लाइन, मतलब कि GMT के पूरब और पश्चिम, ठीक है, दोनों तरफ यहां पर बहुत सारे टाइम जोन बनाए गए। कुल टोटल कितने टाइम जोन बनाए गए? 24। और उसके आधार पर हर देश, ठीक है, जो देश जहां पर है वह अपना एक मानक समय मान लिया, जैसे कि हमने 82.5 डिग्री पे मानक समय मान लिया, और उसके हिसाब से पूरे देश का समय हमारा निर्धारित होता है। मतलब कि हमने साढ़े मतलब 82 डिग्री पे जो समय हो रहा है उसके आधार पे घड़ी को फिक्स कर दिया, ठीक है। और घड़ी को फिक्स करने के बाद हमारे देश का समय उसी के आधार पर चलता है, उसी के आधार पर कैलकुलेट होता है। सारे विश्व में यही कार्य हुआ। तो मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना यह चाहता हूं कि यहां पर है सन, SUN, सन। अब देखिए सूर्य को देखिए, अब क्या हुआ कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होगा सबसे पहले कहां पड़ेगा? तो मान लीजिए कि ये 180 डिग्री का देशांतर है ईस्ट में, और इसी तरीके से बहुत सारे देशांतर होते हैं इस तरीके से ये, और उसी तरीके से इधर भी बहुत सारे देशांतर होंगे, ठीक है। देशांतर का मतलब लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और ये 180 डिग्री होगा वेस्ट, क्योंकि हम जीरो से पश्चिम की ओर चल रहे हैं, वेस्ट की ओर चल रहे हैं, पश्चिम की ओर चल रहे हैं, और ये ईस्ट की ओर चल रहे हैं, मतलब कि पूरब की ओर चल रहे हैं। तो देखिए, तो पृथ्वी हमारी कैसे घूमती है, तो मैंने कई एक बार बताया है कि पृथ्वी हमारी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ये है डायरेक्शन, इस तरीके से, ठीक। और जो सूर्य का प्रकाश होता है वह
पूर्व से पश्चिम की ओर मूव करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके विषय में हम लोग बहुत बार बात किया है। तो अब आपको केवल समझना है यहां से, जो कि मैं पहले भी समझाया हूं, कि सूर्य का प्रकाश सबसे पहले जिस देशांतर पे पड़ेगा, जिस लॉन्गिट्यूड पे पड़ेगा, वो है 180 डिग्री देशांतर। मतलब सूर्य सबसे पहले यहाँ पे सूर्य का रोशनी आने पर सबसे पहले यहाँ पर क्या सुबह हो जाएगा। ठीक है, और इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो सुबह जो है और दूसरे देशांतरों पे देखिए इस तरीके से होता चला जाएगा। तो कहने का यहाँ क्या मतलब है, कि कहने का मतलब है कि अगर सुबह सबसे पहले 180 डिग्री देशांतर पे हो रहा है, तो उसके बाद जैसे जैसे हम जीएमटी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा दोस्तों, धीरे धीरे सूर्योदय होगा और सुबह होगा। ठीक, तो देखिए कि यहां से 0 डिग्री पे अगर 12 बज रहा है, ठीक है, 0 डिग्री पे 12 बज रहा है, दोपहर 12 बज रहा है। ठीक है, तो 180 डिग्री ईस्ट देशांतर पे कितना समय हुआ होगा। मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी ये सब बनवाया था आपसे। तो आप लोगों को मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले देशांतर को घटा लीजिएगा, तो 180 माइनस 0, ठीक है, और मैंने कहा था कि सबसे पहले कितने देशांतर का अंतर है निकालने के लिए आप 15 से भाग दीजिएगा। क्यों दीजिएगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, इसलिए हमने भाग दे दिया। तो अब इसको जब आप भाग दे देंगे तो कितना आएगा आप देख लीजिए। ठीक है, यहां आ जाएगा आपके 12 घंटे। देखिए 12 घंटे आए, देख लीजिए करके। ठीक है, ओके, ठीक। उसके बाद फिर देखिए आप यहां पर कि अब 12 घंटे आ गए, तो इसका मतलब कि यहां 12 बजे दोपहर है, तो 12 घंटे के बाद 180 डिग्री देशांतर पे क्या हो जाएगा, 12 बजे क्या हो जाएगा, मध्य रात्रि। ओके, अब इसी तरीके से जब 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे हम आएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 घंटे का अंतर है। ठीक है, तो 12 घंटे का अंतर है, तो सूर्य का प्रकाश देखिए 12 घंटे के बाद में यहां पहुंचेगा। अब ध्यान दीजिए, 12 घंटे के बाद में सूर्य का प्रकाश फिर यहां पहुंचेगा। इसका मतलब अभी यहां पर क्या है, यहां पर 12 बजे दोपहर है, इसका मतलब कि 12 बजे यहां पे क्या है, क्या है, यहां भी रात्रि है। ठीक है, यहां भी रात्रि है, मतलब कि मध्य रात्रि 12 बजे की मध्य रात्रि। ठीक, अब देखिए, तो कहने का मतलब अगर मैं साफ साफ बार बार अपने लेक्चर में इस बात का यूज करूं कि 0 डिग्री और 180 डिग्री के मध्य में 12 घंटे का अंतर होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है हम लोगों को। ठीक है, ये बात जबकि मैंने बताया है, ठीक है, केवल मैं आप लोगों को सुविधा के लिए रिवीजन करा रहा हूं। तो 12 घंटे का अंतर हो गया, लेकिन इसी समय मैं कहूं कि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य के समय का कितना अंतर है, तो पूरे 1 दिन का अंतर है। देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं अपने कंसेप्ट की तरफ। मैं 180 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में 180 डिग्री, ठीक है, आपको मैं 180 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड के बारे में बताने जा रहा हूं 180 डिग्री। तो मैं बता रहा हूं कि दोनों के मध्य में समय का कितना अंतर हो गया, तो देखिए 12 बजे और ये 12 बजे। ठीक है, अब ये देखिए इन दोनों के बीच में 24 घंटे का अंतर आता है। 24 घंटे का अंतर आता है, 24 घंटे का अंतर आता है, मतलब 1 दिन का अंतर आता है इन दोनों के मध्य में। ठीक, अब चलिए, अब मैं जितना मुझे बताना था मैंने बता दिया। अब मैं सीधे आता हूं अपने महत्वपूर्ण टॉपिक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पे। मैंने इतना इसलिए आपको बताया ताकि जब मैं 1 दिन का अंतर होता है, कैसे होता है, कोई नाविक या कोई भी यात्री जब अपने यात्रा के दौरान 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार करता है तो क्या प्रभाव पड़ता है उसके कैलेंडर पर, उसके दिन पर, उसके सप्ताह पर। ठीक है, किसको फायदा होगा, किसे नुकसान होगा और क्यों होगा, इन सब चीजों को हम लोग अब यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे। देखिए ये सारी बातें काल्पनिक है, आप एक बात समझ जाइए। मैं कई बार बताने के बाद ये कहता हूं ये सारी बातें काल्पनिक है, केवल वैश्विक स्तर पे व्यापार सही से हो, ठीक है, और कई तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियां सही से हों, उसमें कोई विघ्न या बाधा ना पहुंचे, इसके लिए हमने पूरे पृथ्वी पर ऐसे काल्पनिक स्थानों को, काल्पनिक मतलब स्थानों को हमने लोकेट कर दिया है, काल्पनिक रेखाओं को लोकेट कर दिया है ताकि हमें आसानी हो। तो आइए, ठीक है, तो मैं एक विश्व के मानचित्र से आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। आइए तो जरा देखिए, विश्व का एक मानचित्र, 2 सेकंड वाला मानचित्र, 1 मिनट वाला मानचित्र, ठीक है, जिसे केवल समझा जा सकता है, जो कि स्केल पे नहीं बना हुआ है,
केवल समझाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो वो मैं मानचित्र यहाँ बनाने जा रहा हूँ। देखिएगा, मैं विश्व का एक ऐसा मानचित्र बनाने जा रहा हूँ जो किसी स्केल पे नहीं बना हुआ है, जस्ट आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में थोड़ा ठीक से आ जाए। और दोस्तों देखिए, आप लोगों को भी ना ये प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। आप लोगों को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना है। और यहाँ पर एटलस इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं, आप लोग एटलस न जाने क्यों लिए हैं कि नहीं लिए हैं, अब ये तो मैं नहीं कर सकता। आप लोग कमेंट में भी अगर बताएंगे तब मुझे समझ में आएगा। हालांकि बिना एटलस के अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी की पढ़ाई जो है ना, वो बहुत अच्छे से हो नहीं पाती है। तो सभी के लिए ये आवश्यक है। मैं सभी के लिए कह रहा हूं कि एटलस जो है वो आप सभी लोग एक लीजिए, अच्छा वाला एटलस लीजिए। मैंने ये बता दिया था कि कौन सा एटलस आप लोगों को चाहिए, लेना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ले लीजिएगा स्कूल ऑक्सफोर्ड एटलस इंग्लिश वाला, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि इससे आप लोगों को मतलब जैसे जब आप लोग उस एटलस को देखेंगे तो आप लोगों को मजा आएगा पढ़ने में। और लोकेशंस जो होते हैं ना, उन लोकेशंस को आप लोग अच्छे से देखेंगे, बार बार देखेंगे, ठीक है, मैपिंग करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो जो भी आप लोग का प्रोग्रेस होगा वो प्रोग्रेस बहुत अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और बिना एटलस के अगर पढ़ेंगे तो जैसे मुझे मान लीजिए लोकेशन याद है तो मैं बोलता चला जाऊंगा, आप लोगों को लगेगा कि बस इस तरीके से आप नोट करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से करने से क्या होगा ना कि आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा फिर होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा एटलस जो है वो अपने एटलस को आप लोग जरूर लें और उसका यूज आप लोग करें, ठीक है। तो इसी से ही एक जो आप लोगों में डेवलपमेंट होगा, जो प्रोग्रेस होगा, वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये एक वर्ल्ड का छोटा सा मानचित्र है, वर्ल्ड का, ठीक है, जो काम चलाऊ है अभी समझने के लिए, ठीक। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, कि ये जो है उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, ये अफ्रीका है, ठीक, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, सही है। आप लोग सब समझ गए। अब देखिए मैं इसलिए इस मैप को बना के दिखा रहा हूं क्योंकि ये है 2 डायमेंशनल, जबकि जब ग्लोब पे आप देखेंगे पृथ्वी गोलाब है। पृथ्वी कैसी है? ज्वैड है। शेप पृथ्वी की क्या है? ज्वैड है, गोलाब है। तो गोलाब होने की वजह से क्या है कि ये वाला जो क्षेत्र है, मतलब रूस का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये रूस का क्षेत्र कहाँ, यहां आकर के मिलता है, ठीक। इन दोनों के बीच में बेरिंग सागर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? बेरिंग सागर है, बेरिंग सागर, बेरिंग सागर है, ठीक। ये तो ये देखिए, और ये आकर के यहाँ मिलता है, ठीक। इसी बेरिंग सागर का एक छोटा सा भाग है चुपची सागर, ठीक है। इसी का एक छोटा सा हिस्सा, क्योंकि एक सागर में कई छोटे छोटे हिस्से भी बटे होते हैं। तो मैं मैपिंग में कराऊंगा, लेकिन आप जान लीजिए जानने के लिए कि बेरिंग सागर का एक पार्ट यहाँ पर है, उसे चुपची सी कहते हैं। अब ये जो क्षेत्र है, जब इसको हम मोड़ेंगे फ्रेंड्स, इसको ऐसे मोड़ देंगे जब ला करके ऐसे, तो मुड़ेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला मुड़ने के बाद ये आकर के कुछ इस तरीके से यहाँ पर रूस का क्षेत्र, इस तरीके से रूस का जो ये क्षेत्र है, साइबेरिया वाला रूस का जो क्षेत्र है, वो आकर कैसे मिलता है, राइट। तो अब देखिए उस क्षेत्र को मैं यहां पर बना देता हूं आप लोगों की सुविधा के लिए, ठीक है। तो मैं यहां पर अगर बना दूं उस क्षेत्र को, देखिए इस इतना मेहनत मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहाँ पर आप लोगों का समझ जो है वो बहुत बेहतर विकसित हो, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि समझ ही विकसित नहीं होता है, लोग क्या है बिना मैपिंग के ही इस पे काफी लेक्चर दे देते हैं और कुछ भी दिमाग में जाता नहीं है। तो आप लोग देखिए ठीक से, तो ये हो गया वस्तु स्थिति। अब हम लोग समझेंगे। तो देखिए 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है ना, ठीक है, 180 डिग्री देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड, वो क्या है कि वो दो नहीं है। मैं यहाँ पे दिखाया था अभी आप लोगों को, एक पूरब और एक पश्चिम। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 180 डिग्री देशांतर रेखा की स्थिति क्या है कि वो एक ही रेखा है, ठीक, एक ही रेखा है। और यही रेखा जो है, देखिए यहाँ पर ये है, ये है, ये मान लीजिए कि 0 डिग्री देशांतर है, तो ये 180 डिग्री देशांतर है। मतलब कि 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट क्या है? 180 डिग्री देशांतर है। और यही ईस्ट भी है और यही वेस्ट भी है, दोनों एक ही रेखा है, ठीक। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बनाते हैं 0 डिग्री देशांतर को। तो अब समझिएगा, थोड़ा सा अब समझना है आप लोगों को अच्छे से। इसकी स्थिति कुछ ऐसे बनती है, ठीक है।
ये बनती है इसकी स्थिति। और थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए मैं थोड़ा पिक्चर को और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया की स्थिति हो गई, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में ही क्या है, यहाँ पर न्यूजीलैंड है, ठीक है। ये न्यूजीलैंड है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है वह जब गुजरती है तो यहाँ पर देखिए ये यूएसए का मतलब कि प्रांत है, ठीक है, अलास्का, ठीक ना, जिसे रूस से खरीद लिया था यूएसए ने। अब यहाँ पर ना इसके कुछ द्वीप हैं, इन द्वीप का नाम है एलुसियन द्वीप। आपको याद रखना है नाम बहुत अच्छे से। इसका नाम क्या है, एलुसियन द्वीप, ठीक है, एलुसियन द्वीप, ठीक, एलुसियन आइलैंड, ठीक है, या एल्यूशियन द्वीप इसका नाम है, आपको याद रखना है, ठीक है। और ये तो रूस हो गया, मैं लिख दूं यहां पर रूस, ठीक है, ये रूस हो गया। तो देखिए होता क्या है कि ये रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर की जो रेखा है वो देखिए अगर उसको देखा जाए तो अगर सीधे सीधे अगर उसे गुजार दिया जाए तो देखिए कुछ स्थिति इस तरीके से बनती है 180 डिग्री देशांतर की, ठीक है। 180 डिग्री देशांतर की कुछ स्थिति ऐसे बनती है, ये इस तरीके से, ठीक। अब देखिए इस तरीके से स्थिति बनती है तो ये रसिया के कुछ पार्ट को काटती है और रसिया का कुछ पार्ट इधर और इधर बट जाता है। वैसे ही यूएसए के एलुसियन द्वीप को देखिए काटती है और कुछ हिस्सा एलुसियन द्वीप का इधर है इस रेखा के और कुछ इधर है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम आते हैं यहाँ पर मतलब इस एरिया में तो यहाँ पर क्या है, ओशनियाई कंट्रीज है यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। तो उस द्वीप में देखिए कि ये रेखा जो है वो फिजी नामक एक द्वीप है, देखिए वो यहाँ है, ठीक है, फिजी नामक एक द्वीप यहाँ पे है, किरिबाती इसके बगल में है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे द्वीप है, मैं कुछ गिने चुने द्वीपों का नाम ले रहा हूँ। फिर समोआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से काटती है कि ये किरिबाती और फिजी द्वीप समूह जो है वो इस रेखा के इधर पड़ जाते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे जो द्वीप है यहाँ पर, ठीक है, फिलीपींस वगैरह सब ये जो द्वीप है यहाँ पर इस तरफ पड़ जाते हैं। तो होता क्या है कि इन सभी देशों में ना व्यापार बहुत होता है, ठीक है। तो व्यापार हो जाता है और जस्ट देखिए कि ये जो रेखा है इसके जस्ट बगल में, जस्ट बगल का मतलब बिल्कुल ही जस्ट बगल में पड़ जाने की वजह से पूरे एक दिन का अंतर पड़ जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था क्योंकि 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम देशांतर में मैंने बता दिया था आपको यहाँ पर कि 24 घंटे का अंतर पड़ता है। तो 24 घंटे का अंतर पड़ने की वजह से यहाँ पर दिन बदल जाते हैं, ठीक। इसके वजह से इन लोगों के बीच में जो व्यापारिक नजदीकी है उसके वजह से भी दिक्कत आता है, ठीक। दूसरी बात, जब इसे खींचा गया था 180 डिग्री देशांतर को तो ये 1884 में, आप डेट याद रख लीजिए, 1884 में इसको खींचा गया था, ठीक है। और ये 1884 में जो इस रेखा का निर्धारण किया गया था तो इस बात को ध्यान में रखा गया था कि इस रेखा को किसी भी देश से नहीं गुजारना है, किसी द्वीप से नहीं गुजारना है, ठीक है। इसको कहां से गुजारना है, तो सागर से गुजारना है, ठीक। इसीलिए इसे क्या किया गया फिर कि यहां से हटा करके, ठीक, हटा करके इसे इन दोनों द्वीपों के बीच से लाया गया, ठीक है। मतलब कि बेरिंग सागर के पास से लाया गया, मतलब कि चुक्ची सी के पास से लाया गया और इसे प्रशांत महासागर के विशाल क्षेत्रों से पार करते हुए लाया गया। तो बहुत सारा क्षेत्र तो ये सागर पे है, लेकिन कुछ स्थानों पर ये जैसे महाद्वीपों को या द्वीपों को काट रहा है या फिर कुछ ऐसे द्वीप जिनमें बहुत ही घनिष्ठता है, नजदीकी है, वहां उसे अगर वो दो भाग में बांट रहा है तो आपस में सहमति ये बना कि इसे 3 जगह से मोड़ दिया जाए, इसे मोड़ दिया जाए, ठीक है। पहले इसे क्या किया गया, विचलित किया गया, डाइवर्ट किया गया। डाइवर्ट क्यों किया गया, इसलिए किया गया ताकि रूस के अंदर ये थोड़े से क्षेत्र जो बच गए वहां एक दिन का अंतर ना आए, नहीं तो जस्ट यहाँ और यहाँ इसके बीच में एक दिन का अंतर हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से यूएसए के लिए भी किया गया कि भाई ऐसा ना हो कि यूएस के ये जो द्वीप है लुसियन उसमें कुछ द्वीप इधर पड़ गए तो उसमें एक दिन का अंतर आ जाए। तो इनके बीच में साम्यता हो, समय का बैलेंस हो, इक्विब्रियम हो, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए, साम्यता को स्थापित करने के लिए, एक जैसे समय को निर्धारित करने के लिए इसे 3 जगह से क्या किया गया, डाइवर्ट कर दिया गया। तो आइए क्या हुआ अब हम लोग देखते हैं आगे। तो मैं इसे मिटा देता हूं, इसे मिटाता हूं, थोड़ा सा ज्यादा ही यहां पर
अब आप लोग देखिएगा और मेरे साथ साथ आप लोग वर्क कीजिए, ठीक है। तो देखिए किया क्या गया, अब देखिए यहाँ पर हुआ ये कि इस लाइन को, ठीक है ना, 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या किया गया कि ये रेखा यहां से ऐसे आ रही है, ठीक है, और उसके बाद फिर इसे यहां पर डाइवर्ट किया गया, इसे डाइवर्ट किया गया, ठीक है, इसे क्या किया गया, यहां पर आने के बाद यहां से डाइवर्ट कर दिया गया, देखिए इस तरीके से ये डाइवर्ट किया गया ऐसे, ठीक। और यहां पर क्या था, एलुसियन द्वीप थी, ठीक है, एलुसियन द्वीप के पास से, ठीक है, इसे डाइवर्ट कर दिया गया। तो एलुसियन द्वीप के पास से क्या हुआ, डाइवर्ट हो गया ये, और ये ऐसे डाइवर्ट हो गया, ये देखिए, ठीक, ये डाइवर्ट हुआ एलुसियन द्वीप के पास से। फिर क्या हुआ, यहां से ये रेखा फिर आगे बढ़ जाती है, ये बढ़ गई, ठीक है। लेकिन मैंने बताया कि यहाँ पर क्या है, ओशनियाई द्वीप, बहुत सारे द्वीप समूह हैं, तो इस द्वीप के बीच में व्यापार सही से हो और सांस्कृतिक कल्चरल रूप से भी जुड़े हुए हैं तो साथ में रहे, तो इसलिए यहाँ पर भी एक बार इसे और मोड़ दिया गया ऐसे करके ये, और उसके बाद फिर इसे गुजार दिया गया बिल्कुल इस तरीके से। तो ये वर्तमान में इस द्वीप की, इस रेखा की स्थिति है। अब देखिए तो जरा यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या हुआ था कि ये देखिए फिजी, यहां से अगर ये पास करती तो फिजी और किरिबाती जैसे छोटे छोटे द्वीप सब इधर हो जाते, इसीलिए इसे मोड़ दिया गया। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पर ये फिजी द्वीप समूह यहाँ पर आ गया, फिजी द्वीप समूह, यहाँ पे किरिबाती द्वीप समूह द्वीप आ गए, ठीक है। और इसके इस तरफ समोआ जो एक महत्वपूर्ण द्वीप है वो इस तरफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मोड़ा गया, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका ये जो है, ये जो स्थिति जो बनती है आपकी, ये स्थिति किसकी बनती है, तो ये स्थिति आपकी बन जाती है पूरी पूरी न्यूजीलैंड की, ठीक है, न्यूजीलैंड की स्थिति बन जाती है आपकी। तो इस तरीके से ये द्वीप में स्थिति आपको दिखाई पड़ रहा है। अब आइए बहुत ध्यान से समझिए, सबसे पहले क्या समझना है कि इसे, इस द्वीप को क्या किया गया है, इस द्वीप को सबसे पहले देखिए कि इस स्थिति रेखा को क्या किया गया है, सबसे पहले देखिए स्थिति रेखा को डाइवर्ट किया गया है, मोड़ा गया है। तो मैं लिखता हूं कि इसको क्या किया गया है, डाइवर्ट किया गया, विचलित किया गया है। तो 3 बार विचलित किया गया है, 3 बार विचलित, 3 बार विचलित किया गया है, किया गया है, 3 बार विचलित किया गया है, पहला। दूसरा, 8 बार मोड़ा गया है, कितना बार, 8 बार, 8 बार मोड़ा गया है, मोड़ा गया है, मतलब कि 8 बार इसको क्या किया गया है, बैंड किया गया है, ठीक है। 8 बार, देखिए कैसे, 1 बार, ठीक, यहां देखिए 2 बार, यहां देखिए 3 बार, ठीक है, यहां देखिए 4 बार, यहां 5 बार, यहां 6 बार, यहां 7 बार, और यहां देखिए 8 बार। देखिए तो 8 बार हुआ ना, 8 बार ये मुड़ा है, तो देखिए 3 बार क्या किया गया है, विचलित किया गया है, और 8 बार मुड़ा गया है। अब देखिए कहां कहां से ये पास करती है, तो आर्कटिक सागर के पास से पास करती है। मैं लिखता जा रहा हूं, आप लोग भी लिखिएगा, ठीक है, आप लोग भी अपना नोट कीजिए, आप लोग भी नोट करते जाइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है यहाँ पर, बिना समझे आप लोग काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आर्कटिक, आर्कटिक सागर है यहाँ पर, तो देखिए आर्कटिक सागर के पास से गुजरती है। फिर देखिए ये पूरा का पूरा जो विस्तार है ये है प्रशांत महासागर का, तो इसे प्रशांत महासागर से भी गुजारा गया है, और ये सब प्रशांत महासागर के महत्वपूर्ण द्वीप है, प्रशांत महासागर से गुजारा गया है। 2 हो गया, पहला ये पहला हो गया, आर्कटिक महासागर से गुजरती है, फिर प्रशांत महासागर से गुजरती है। फिर एक आप लोग ध्यान से देख लीजिए, दक्षिण में जो सागर जो दिखाई पड़ते हैं दक्षिण सागर कहते हैं, दक्षिण महासागर कहते हैं। तो दक्षिणी महासागर से गुजरती है या दक्षिणी सागर से गुजरती है, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये देखिएगा अपने मैप में खोल के, तो आप लोग को पता चलेगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वहां पर एक सागर है दक्षिण में, बिल्कुल दक्षिण में जाइएगा तो वहां एक सागर मिलेगा, रॉस सी, रॉस सागर, रॉस सागर, रॉस सागर या दक्षिण में है, तो रॉस सी,
तो रॉ सी से भी गुजरती है। तो देखिए ये कितने हो गए, ये 4 सी से गुजर रही है। देखिए तो सबसे अधिक भाग इसका प्रशांत महासागर में पड़ता है। तो ये बात आप समझ में आ गया होगा आपको एकदम, राइट, ओके। अब आइए, अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। आप लोग अपने आंख कान को खोल लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरा, ओके। अब देखिए, अब होता क्या है कि मैंने जब यहां पर खींचा था, यहां पर आप लोगों को खींच के बताया था ये 180 डिग्री ईस्ट है, ये 0 डिग्री है और ये 180 डिग्री वेस्ट है, ऐसे मैंने खींचा था, ठीक है। अब खींच के बताया था कि सबसे पहले दिन की शुरुआत यहां हो जाएगी, ठीक है, और सबसे अंत में यहां हो जाएगी, यही बताया था ना। और मैंने बताया था इन दोनों के बीच में 24 घंटे का अंतर है, ठीक है, और 124 घंटे का अंतर है, मतलब एक दिन का अंतर है। 24 घंटा कहिए, घंटे का अंतर या एक दिन का अंतर, यही बात मैंने बताया था। अब देखिए यहां पर, ठीक, अब यहां देखिए कि अब ये जो हिस्सा है, अब इस तरह के जो मैंने मैप जो ड्रॉ किया है उसमें देखिए ये क्या है, ये वाला हिस्सा पश्चिम में है, ठीक, और ये पूरब में है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये वाला जो हिस्सा जो आपको दिखाई पड़ रहा है इधर वाला, ये हो गया क्या, पश्चिम, और ये हो गया पूरब। अब देखिए जब आप कोई व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति जापान में है, एग्जाम्पल है मेरा ये, कोई व्यक्ति जापान में है यहां पर, तो मैं एक काम करता हूं कि थोड़ा सा इसे मिटा लेता हूं। आप लोग नोट कर लिए होंगे, ये तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो इसे आप लोग समझिए ताकि ज्यादा यहां पर जगह मेरा बच सके। मैं अपनी जगह बचाने के लिए इसे मिटाया हूं, आप लोग अपना लिखिएगा। देखिए अब ये है ना। अब देखिए तो मैं एक काम ये करता हूं कि यहां पर मैंने एक द्वीप बनाया है, यहां पर मैंने एक द्वीप बनाया है, उस द्वीप का नाम है हवाई द्वीप, ठीक है, हवाई द्वीप। यहां पर हवाई द्वीप यूएसए का है, ये महत्वपूर्ण द्वीप है यूएसए का, हवाई द्वीप, ठीक है। अब देखिए हवाई द्वीप में क्या है, क्या बात है कि अब इस हवाई द्वीप को एक एग्जांपल के रूप में हम लोग लेके इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन के जस्ट ये क्या है, इधर स्थित है, ठीक है। और ये मतलब कि इंटरनेशनल डेट लाइन के ये पूरब में स्थित है, पूरब में। और जापान क्या है, ये भी एक द्वीप है, इंटरनेशनल डेट लाइन के ये किधर स्थित है, पश्चिम में, राइट। अब देखते हैं हम लोग, तो जब कोई व्यक्ति जापान से अगर हवाई द्वीप की तरफ यात्रा करेगा, मान लीजिए कोई व्यापारिक विमान है, कोई मतलब कि कोई जहाज है, ठीक है, वो व्यापार करने जा रहा है यूएसए से, जापान से, और सामान लाद करके ये अपने शिप से आगे बढ़ता है और इंटरनेशनल डेट लाइन को जैसे ही पार करके हवाई द्वीप पे आता है तो क्या हो जाएगा, आने पर क्या होगा, इसे एक दिन का लाभ होगा, एक दिन का क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है। तो एक दिन का फायदा होगा, तो मैं इसे मिटा रहा हूं अब, ठीक है। अब जरा इसको भी समझ लीजिएगा जरा सा, यही समझ में लोगों को नहीं आता है, तो मैं सोचा हूं कि इसको समझाना ही है आज मुझे। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा, जब इधर पार करके आएगा तो एक दिन का लाभ होगा, एक दिन का लाभ होगा, ठीक है, ठीक, एक दिन का लाभ होगा, मतलब प्रॉफिट होगा वन डे का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, इसको प्रॉफिट होगा जब वह जापान से हवाई द्वीप की ओर आएगा। और जब वह यहां से अगर हवाई द्वीप से अगर वो जाएगा मतलब जापान के तरफ, तो उसको एक दिन का लॉस हो जाएगा, मतलब एक दिन का हानि हो जाएगा, एक दिन का हानि होगा, मतलब एक दिन का लॉस होगा, लॉस होगा, वन डे का लॉस हो जाएगा। फिर देखिए क्या होगा कि जब कोई जापान से हवाई द्वीप की ओर या फिर पश्चिम से पूरब की ओर आएगा तो एक दिन का लाभ होगा, ठीक है, और उसको उसके सप्ताह में 8 दिन होंगे, सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो यहां 8 दिन होंगे, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, पहले मैं लिख देता हूं फिर डिटेल में बताऊंगा। सप्ताह में 8 दिन होंगे और ठीक है, इसे अपने कैलेंडर में एक दिन पीछे जाना होगा, ठीक है। अब इसे अपने कैलेंडर में इसे अपने कैलेंडर में एक दिन पीछे जाना होगा,
पीछे जाना होगा, ठीक है। इसे अपने कैलेंडर में एक दिन पीछे जाना होगा। और यहाँ क्या होगा, ये देखिए एक दिन की हानि होगी, ठीक है। और इसके सप्ताह में इसके सप्ताह में इसके सप्ताह में इसके सप्ताह में 6 दिन होंगे। 6 दिन होंगे इसके सप्ताह में, 6 दिन होंगे, ठीक है। इसके सप्ताह में 6 दिन होंगे। और क्या होगा, इसे अपने कैलेंडर को एक दिन आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। इसे अपने कैलेंडर को एक दिन आगे बढ़ाना होगा। तो कैलेंडर को इसे कैलेंडर को इसे इसे कैलेंडर को इसे कैलेंडर को एक दिन आगे बढ़ाना होगा। तो क्या करना होगा, एक दिन आगे बढ़ाना होगा, आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। इसे कैलेंडर को एक दिन आगे बढ़ाना होगा। तो अब बात ये आती है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि अब इस पूरे लेक्चर को आपको समझना है। जैसे मान लीजिए कि मैं खड़ा हूं 180 डिग्री देशांतर पे। मैंने बताया आपको कि 180 डिग्री देशांतर यही पूर्व भी है और यही पश्चिम भी है, कोई अलग अलग तो रेखा होती नहीं है। तो 180 डिग्री देशांतर एक ही रेखा है, वो पूरब वही है और वही पश्चिम भी है, राइट। उसके बाद देखिए कि एक क्षेत्र पड़ेगा पूरब और एक पड़ेगा पश्चिम। तो आपको मैंने बताया था कि जैसे ही इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पे कोई व्यक्ति खड़ा है, जैसे मैं ही खड़ा हूं, ठीक, तो मैंने बताया आपको कि जैसे मैं पश्चिम की ओर जाऊंगा तो मुझे क्या होगा, एक दिन का फायदा हो जाएगा, और जैसे ही मैं पूरब की ओर जाऊंगा तो मुझे एक दिन का नुकसान हो जाएगा। यही तो बताया ना कि जैसे ही कोई व्यक्ति यहां से आया है, मतलब जापान में है, और जब ये पश्चिम की ओर आता है तो उसे एक दिन का लाभ हो जाता है, ठीक है। ठीक, तो यहां पर अब इसको समझने के लिए आप देखिए, मान लीजिए कि 1 जनवरी के दिन क्रिसमस सेलिब्रेट करना है, ठीक है, क्रिसमस सेलिब्रेट करना है। तो मान लीजिए कि जापान पे कोई एक व्यक्ति है, ठीक, वह व्यक्ति 1 तारीख के दिन, जैसे कि ये देखिए 180 डिग्री का ये देशांतर है, यहां मैं खड़ा हूं, ठीक है, 180 डिग्री का देशांतर है, मैं वहां पे खड़ा हूं, या जस्ट 180 डिग्री देशांतर के बगल में ही जो देश है वो है जापान, ठीक है। आपको पता है ना कि जापान को कहते हैं सूर्योदय का देश, ठीक है, सूर्योदय का देश कहा जाता है इसे, ठीक है। तो इसका मतलब कि सूर्योदय यहाँ पे पहले होता है, इसीलिए इसे सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है इसे क्योंकि ये पूरब में स्थित है और सूर्य का प्रकाश पहले पड़ता है, तो पहले यहाँ पर सुबह हो जाता है। और सबसे लास्ट में सुबह कहाँ होगा, जहां पर पश्चिमी, मतलब 180 डिग्री के देशांतर के पश्चिम में सबसे लास्ट में होगा, मतलब दोनों में 24 घंटे का अंतर होगा, एक दिन का अंतर होगा। इसका मतलब कि एक दिन का अंतर होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि एक दिन का अंतर होगा कि 180 डिग्री मतलब कि देशांतर के जस्ट यहाँ पर जापान के पास में, ठीक है, पूरब में यहाँ पर जापान के पास में, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे सूर्योदय होगा और पश्चिम में 180 डिग्री के पास में क्या हो जाएगा, सूर्यास्त होगा, ठीक है। तो इसका मतलब पहले सूर्योदय हो गया और वहां पे सबसे लास्ट में हुआ, तो एक दिन का अंतर है दोनों में, 24 घंटे का अंतर दोनों में है। तो दोस्तों ये बताइए कि जब सूर्योदय यहाँ पहले हो रहा है तो दोस्तों दिन का शुरुआत तो सबसे पहले जापान में होगा ना, तो जापान में दिन का शुरुआत सबसे पहले होगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत हो गया, तो 24 घंटे का अंतर तो होगा ना 180 डिग्री देशांतर रेखा के। मान लीजिए आप यहाँ हैं, ठीक है, और दिन का शुरुआत आप देखिए जरा ध्यान से कि यहाँ पर हो गई है दिन का शुरुआत, ठीक है, और सबसे अंतिम में दिन का शुरुआत यहाँ होगा, और तो दोनों के मध्य में तो 24 घंटे का अंतर है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर आज 31 तारीख है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मान लीजिए कि अगर 31 तारीख है, 31 तारीख है, ठीक है, 31 तारीख है यहाँ पर, या फिर मान लीजिए कि यहाँ पर 1 तारीख है, 1 जनवरी का दिन है, मान लीजिए यहाँ पर मध्य रात्रि में, मतलब 31 तारीख का दिन गुजरने के बाद मध्य रात्रि का समय 12 बजे के बाद जो होगा, तो 12:01 में यहाँ पर 1 तारीख हो गया, मतलब 1 जनवरी हो गया, ठीक है, 1 जनवरी हो गया। और जैसे ही हम यहां से यहां पहुंचेंगे, मतलब कि इंटरनेशनल डेट लाइन के इस ओर पहुंचेंगे, तो जब यहां थे तो 1 जनवरी हुआ था 12 बजे रात को, और जस्ट हम उसको पार कर गए पैदल या फिर किसी तरीके से, लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन को हमने पार किया और यहां पहुंचे, तो इसका मतलब एक दिन का अंतर तो होगा ना। तो यहाँ पर एक दिन का जब अंतर होगा तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, जब यहाँ 1 तारीख हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 31 तारीख अभी हो रहा होगा, 31 तारीख मतलब 31 दिसंबर का समय हो रहा होगा।
इसका मतलब क्या है कि अभी यहाँ पर 30 तारीख गुजर के और जस्ट 31 तारीख का अभी मध्य रात्रि 12:05 या 12:01-2 हुआ होगा, मतलब 31 तारीख जस्ट शुरू हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ 1 तारीख शुरू हुआ है। तो कोई व्यक्ति अगर जापान से हवाई द्वीप की ओर अगर जाएगा तो जरा ध्यान दीजिएगा कि जापान में अगर वो न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लिया, ठीक, 31 तारीख था और रात में वो बैठा हुआ था कि जैसे ही 12:01 होगा मैं न्यू ईयर मना लूंगा, तो जापान में बैठा हुआ व्यक्ति न्यू ईयर मना लिया। जस्ट 31 तारीख पार हुआ और मध्य रात्रि को 12:01 पर जस्ट यहाँ पर 1 जनवरी के दिन ये क्या करता है जापान में कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करता है अच्छे से। और न्यू ईयर सेलिब्रेट करके वो क्या करता है, देखिए कितना बुद्धिमान व्यक्ति है, ये तुरंत हवाई द्वीप पहुंच जाता है, ठीक। तो हवाई द्वीप में क्या हुआ होगा, अभी हवाई द्वीप में अभी जस्ट 12:05 में क्या हुआ होगा, 31 तारीख शुरू हुई होगी, ठीक है, क्योंकि 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 31 तारीख शुरू हुआ होगा, क्योंकि दोनों के बीच में 1 दिन का अंतर होगा। तो यहाँ 1 तारीख का है शुरुआत हुआ 12:05 में, तो यहाँ 31 तारीख का शुरुआत हुआ होगा 12:05 में, 1 दिन का अंतर है। तो ये यहाँ से सेलिब्रेट किया न्यू ईयर और यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ अभी कितना बज रहा है, यहाँ पे अभी बज रहा है 12:30 या 12:05, लेकिन डेट क्या है, डेट है 31 तारीख, 31 दिसंबर। तो देखिए फिर ये क्या करेगा, आराम करेगा और फिर जैसे ही अगले दिन 31 तारीख के बाद जैसे ही 12 बजे के बाद का समय होगा तो यहाँ भी न्यू ईयर होगा, पार्टी होगा, तो ये यहाँ भी न्यू ईयर मना लेगा, ठीक। इसका मतलब कि इसने तो लाभ लिया ना, 1 दिन का फायदा लिया कि नहीं लिया, यहाँ भी न्यू ईयर मनाया और उसके बाद यहाँ पहुंच गया तो अगले दिन यहाँ भी न्यू ईयर मनाया। मतलब कि इसके जो सप्ताह थे उसमें 7 दिन नहीं है, अब 1 दिन इसको एक्स्ट्रा मिल गया, बेनिफिट के रूप में गिफ्ट मिल गया और 8 दिन हो गया, ठीक है। क्योंकि 1 तारीख को इसने क्या किया, दोबारा यहाँ पे सेलिब्रेट किया, 1 तारीख यहाँ मना करके और फिर यहाँ पे आकर के 31 तारीख को यहाँ पहुंच गया और फिर 1 तारीख इसके जीवन में आया, मतलब इसके जीवन में 1 तारीख 2 बार आया और ये हफ्ता में अब 8 दिन हो गया इसके। इसलिए जब ये यहां जाएगा ना तो सबसे पहले क्या करेगा, बड़ा चालाक तो है ही ये क्या करेगा कि अपने कैलेंडर में या फिर अपने घड़ी में 24 घंटा घटा लेगा पीछे, क्योंकि 1 तारीख यहाँ पे है और घटा के ये एडजस्ट कर लेगा 31 तारीख का और 31 तारीख को यहाँ पहुंच जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि इसे अपने कैलेंडर में 1 दिन पीछे जाना होगा, तभी तो, क्योंकि 1 तारीख है और यहाँ जाएगा तो 2 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे अगले दिन 1 ही तारीख होगा। तो जब 1 दिन पीछे करेगा अपने कैलेंडर को, अपने सप्ताह को या अपने घड़ी को 24 घंटा पीछे करेगा, तब तो ये जाकर के यहाँ पे जिस टाइम पे पहुंचेगा सेम टाइम होता होगा इसकी घड़ी में भी, ठीक है, और फिर वहां पे सेलिब्रेट करेगा ये। तो ये बात था पूरा। और हवाई द्वीप से अगर कोई आएगा तो उसको 1 दिन का घाटा हो जाएगा। वो कैसे होगा, देखिए मान लीजिए कि हवाई द्वीप में अभी जस्ट कितना हुआ, 31 तारीख है, 31 दिसंबर का दिन है, ठीक है, 31 दिसंबर का दिन है हवाई द्वीप पे। हवाई द्वीप पे अभी 31 दिसंबर है, देखिए 31 दिसंबर है हवाई द्वीप पे, मतलब कि कोई हवाई द्वीप में बैठा हुआ है, जस्ट प्लेन में बैठा, ठीक है, या शिप में बैठा और बहुत नजदीकी है जापान यहाँ से, तो हवाई द्वीप में बैठा और क्या 31 दिसंबर था, मतलब कि 12:05 हुआ, 12:01 हुआ तो 31 दिसंबर शुरू हो गया। अब ये क्या किया पता है, ये तुरंत पहुंच गया जापान, राइट, जापान पहुंच गया। अब जापान पहुंचेगा तो 1 दिन का अंतर यहां पड़ेगा, तो ये सोच रहा है कि मैं यहां से जस्ट निकलूंगा और 31 तारीख आज है और कल क्या है, कल क्या होगा, 1 तारीख न्यू ईयर होगा। लेकिन जैसे ही यहां से निकलेगा पता चलेगा कि यहां पर क्या हो गया, यहां पर 24 घंटे का अंतर आ गया। तो यहां पर जैसे ही यहां पहुंचेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 24 घंटा गुजर गया, मैंने 1 तारीख गुजर गया, ये तो भाई पहुंचेंगे 2 तारीख को ना, ये तो 2 तारीख को पहुंचेंगे, क्योंकि 1 तारीख का जो समय था तो गुजर गया, क्योंकि 24 घंटे का अंतर है। और हम कहा जा रहे हैं, हम इस तरफ जब आ रहे हैं इंटरनेशनल डेट लाइन के, तो क्या हो जाएगा, 1 दिन का अंतर है। और हम जब जापान पहुंचेंगे तो वो 1 तारीख नहीं होगा, न्यू ईयर का दिन नहीं होगा, न्यू ईयर बीत गया होगा और हम पहुंचेंगे 2 तारीख को, मतलब 1 दिन का पूरा अंतर पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर जब हम यहाँ पे आएंगे तो 1 दिन का हमको नुकसान हो गया। तो इसीलिए मैंने कहा कि 1 दिन का यहाँ पे हानि होता है, लॉस होता है। और सप्ताह में 6 ही दिन होंगे, क्यों, क्योंकि आपने 1 तारीख को खो दिया, 1 तारीख को आपने खो दिया है। क्यों खो दिया, वो आपके अब जीवन में वो 1 तारीख नहीं आने वाला है, क्योंकि वो तारीख तो बीत गया, क्योंकि 24 घंटे का अंतर पड़ता है, तो 1 दिन कम हो गया।
और अब आपको अपने कैलेंडर में एक दिन आगे बढ़ाना होगा। मतलब हवाई द्वीप से कोई व्यक्ति अगर जापान जाएगा तो सबसे पहले उसे एक दिन अपने घड़ी में 24 घंटे बढ़ाने होंगे या अपने कैलेंडर में एक दिन बढ़ाना होगा, क्योंकि जो जिस दिन को ये यहां से चलेगा उसका अगला एक दिन उसका जस्ट यहां से यहां आने में ही एक दिन का अंतर है, तो एक दिन वो पीछे हो जाएगा। ठीक है, एक दिन पीछे हो जाएगा, इसलिए उसको अपने घड़ी में 24 घंटा बढ़ा करके चलना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो दिन अब नहीं आने वाला है। वो दिन, उस दिन का उसको उसके जीवन में लॉस हो गया, हानि हो गया। तो 31 तारीख को जब ये चलेगा तो 1 तारीख तो बीत गया होगा ना, क्योंकि जैसे यहां पहुंचेगा 24 घंटे का अंतर है तो 24 घंटा घटाना पड़ेगा उसको। और वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही 0 डिग्री से हम पूरब की ओर चलते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है समय, और जैसे ही हम इधर चलते हैं तो ये माइनस होता है। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से ये पूरा कहानी है इंटरनेशनल डेट लाइन का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत आप लोगों को अब नहीं होगी। तो यही बात समझना है। तो कुल मिला जुला करके जो मैंने बताया है वो यही बात बताया आप लोगों को कि इंटरनेशनल डेट लाइन एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां से एक दिन का अंतर पड़ता है। ठीक है, एक दिन का पूरा पूरा अंतर पड़ता है। और मेरा यही कहने का मतलब था कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, इंटरनेशनल डेट लाइन है वो इस तरीके से है। और मैंने यही कहा था कि इंटरनेशनल डेट लाइन पे जब आप इधर आएंगे और इधर आएंगे तो इधर जब चलते हैं हम पश्चिम की ओर चलते हैं, पूरब की ओर चलते हैं, सॉरी, ये पूरब है, ये ईस्ट है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, वेस्ट है। ठीक, तो जैसे ही हम इस तरफ मूव करते हैं तो हमको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट बाय 1 डे। ठीक है, एक दिन का फायदा, एक दिन का लाभ। और यहां पे क्या होता है, लॉस, लॉस बाई 1 डे। ओके, 1 डे मतलब कि एक दिन का हानि। ठीक है, एक दिन का हानि। तो ये बात होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, मैंने सारा बात बताया आप लोगों को। तो इस तरीके से आपको देखना है और इस तरीके से पढ़ना है और समझना है। अगर इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हुई होगी आपको तो आप कुछ नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में जाइए और सारे प्रॉब्लम को आप 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ऐसे 1 2 3 4 क्या प्रॉब्लम है इस पे आप नोट कीजिए और मैं जरूर देखूंगा। और जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं इस पर एक एक्स्ट्रा क्लास भी लेकर के आप लोगों की पूरी समस्याओं को दूर करूंगा। ठीक है, ये मेरा काम है, मेरा वर्क है, तो मैं ये करूंगा और आप लोगों को निश्चित रूप से बात समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो आप लोग देखिएगा और आप लोग A+ जरूर लीजिए, A+ लेके आइएगा, क्योंकि अब की बार मैं क्या करने वाला हूं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे कि ये है हमारा 0 डिग्री जिसको हमने विषुवत रेखा कहा था। फिर ये क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हमने क्या कहा था, 23.5 डिग्री नॉर्थ को, 23.5 डिग्री नॉर्थ को हमने क्या कहा था, 23.5 डिग्री नॉर्थ को हमने कहा था कि ये है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसको हमने क्या कहा था, हमने क्या कहा था, यहां से ये हमने कहा था कि ये क्या है, ये 23.5 डिग्री साउथ है। इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था कि ये है कैप्रिकॉर्न। ओके, या मकर रेखा, मकर या कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। मैंने कहा था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसको कहा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने कहा था। तो मैं, और ये देखिए 0 डिग्री क्या है यहां पर, ये 0 डिग्री है आपका GMT, या इसको बोलते हैं ग्रीन विच मीन टाइम। क्या, ग्रीन विच मीन टाइम, ग्रीन विच मीन टाइम। तो अब मैं क्या करूंगा कि इन सभी जितने भी आप देख रहे हैं अक्षांश और देशांतर, इन सभी पे कौन कौन से देश स्थित हैं, मैं कंटिनेंट वाइज सारे देश को कराऊंगा। साथ ही साथ आप लोगों को कुछ ट्रिक्स भी मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा जिससे आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। लेकिन आप लोग A+ लेके आइएगा, ये ऐसे तो नहीं होने वाला है, ऐसे तो मैं लिखा दूंगा, लिखा ही रह जाएगा। जब आप A+ लेके आएंगे और जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा आप A+ में खोजते जाएंगे,
लास्ट में एक ट्रिक भी मैं दे दूंगा, उसके द्वारा आपको क्या होगा कि एग्जाम में रिकॉल करने में आसानी होगी। तो अगले क्लास में हम लोग ये काम करने वाले हैं। तब तक के लिए जाइए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से एकदम बिल्कुल चुस्ती फुर्ती के साथ अपने स्टडी को आगे बढ़ाइए और इन सब चीज को देखिए, सबको देखिए और कंसेप्ट को बिल्कुल दिमाग में बसा लीजिए। कई बार वीडियो को देखना होगा। ज्योग्राफी एक टेक्निकल पेपर है और टेक्निकल पेपर के साथ में क्या होता है, उसके लिए टेक्निक के साथ ही मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग इसको कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। हम लोग इस तरीके से अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।